Welcome to our channel. If you are preparing for the PMP exam and want to excel your project management skill, you are at right place. Without reading a books, you will collapse your PMP exam by just seeing this video and solving the questions answers. Okay. Today we will start a very important task from domain 1 people. And in this task, you will see we will cover a lot. Like from the definitions, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि definitions में बिल्ड अ टीम से लेके अगर आप आखिरी जो डेफिनेशन देख रहे हैं मेंटेन टीम एंड नॉलेज ट्रांसफर, आप स्टार्ट से एंड तक इसमें सब कुछ ही कवर कर लेंगे। तो देर आर लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स इन दिस चैप्टर। बहुत ज़्यादा इसमें कीवर्ड्स हैं और हमने सबको जानना ज़रूरी है, और हम देखेंगे बिल्ड अ टीम के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड evaluate द definition and we will go through like go through the all. Okay. अप्रेज स्टेक होल्डर से बिल्ड अ टीम की जो पहली डेफिनेशन है वो है अप्रेज। और ये डेफिनेशन आपको पता है, डेफिनेशन ये मैंने नहीं लिखी, दैट्स आर फ्रॉम ऑफिशियल पीएमपी एग्जामिनेशन, जो पीएमआई की वेबसाइट पे पड़ी है। पीएमपी एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन से है, ये वहां से है। जो फर्स्ट डेफिनेशन, अप्रेज स्टेक होल्डर स्किल्स। आपने क्या करना है, अपने स्टेक होल्डर्स की तारीफ करनी है, अपने स्टेक होल्डर्स की स्किल जो उनके पास हैं, करंटली स्किल है, उनकी तारीफ करनी है। डिड्यूस प्रोजेक्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट, आपने निकालनी है कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने के लिए, बिल्ड टीम करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। देन द थर्ड पॉइंट, कॉन्टिन्यूस रिफ्रेश, आपने कॉन्टिन्यूसली देखना है, रिफ्रेश करना है अपनी टीम जो, एंड रिफ्रेश टीम स्किल्स, अपनी टीम कॉन्टिन्यूस देखना है प्रोजेक्ट की नीड में क्या क्या फर्क आ रहा है, उसके लिहाज से अपनी टीम स्किल्स को रिफ्रेश करना है टू मीट प्रोजेक्ट नीड्स, ताकि आपके प्रोजेक्ट की नीड अच्छे से कंप्लीट हो सके। एंड लास्ट में मेंटेन टीम, आपने टीम को मेंटेन करना है और ट्रांसफर नॉलेज चलता रहना चाहिए, ताकि केटी इज वेरी, नॉलेज ट्रांसफर को केटी कहते हैं, केटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट फ्रॉम द डे वन टिल एंड। ओके। सो बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब कि स्टेक होल्डर्स के हर इसमें, इस जो डोमेन में मोस्टली जो हम बात करेंगे वो कहीं ना कहीं आगे जाके डिटेल से कवर हो रहा होगा, मगर आई वांट टू कंप्लीट, क्योंकि बिल्ड अ टीम के अंदर पीएमआई ने पीएमपी जो पीएमआई ने एफई डेफिनेशंस लिखी हैं, हम इसको सारा कंप्लीट करेंगे। स्टेक होल्डर्स के बारे में डिटेल चैप्टर हैं, जितने भी टास्क जिसमें हम बात करेंगे इस डिटेल्स में, ऐसे 20 स्लाइड्स में, उन सब पे इंडिविजुअल चैप्टर्स भी मौजूद हैं इसी गाइड के अंदर, मगर इसको हम फिर भी टच करना लाजमी है। अब आपको पता है स्टेक होल्डर प्रोसेस डोमेन में भी है। आपके प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर होते क्यों हैं और कहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं, हु आर द प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स वो इंडिविजुअल्स और पार्टी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं बाय सक्सेस, जो आपके सक्सेस या फेलियर में पार्ट ले रहे हो। ठीक है जी। स्टेक होल्डर्स फर्स्ट टाइम आप कब आइडेंटिफाई करते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर में। फर्स्ट टाइम आप जो आइडेंटिफाई करते हैं वो प्रोजेक्ट चार्टर में स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। हेल्प किधर करते हैं आपको, मैनेजिंग कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट्स में आपको हेल्प करते हैं। आइडेंटिफाई फोकस एरिया ऑफ स्टेक होल्डर एंड एंगेजमेंट, ये हम अभी अभी आगे देखेंगे। अच्छा, अब आपको पता लग गया स्टेक होल्डर वो लोग हैं जो, आपको ये पहले भी देखा है, जो प्रोजेक्ट को सक्सेस और फेलियर में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट लाजमी कर रहे होते हैं। अच्छा, स्टेक होल्डर रजिस्टर को भी देख सकते हैं। ये स्टेक होल्डर रजिस्टर की मैंने एग्जांपल दी है। आप स्टेक होल्डर को जब आइडेंटिफाई करते हैं और एनालाइज स्टेक होल्डर्स करते हैं, तो उसको स्टेक होल्डर रजिस्टर में कहीं नोट कर लेते हैं अपने पास। उसमें क्या होता है जी, कॉलम्स आपका देखें, स्टेक होल्डर्स नेम है, रोल है, पोजीशन है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशंस है, इन्फ्लुएंस है। ठीक है। ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट साइकिल चलता रहता है, ये नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट चार्टर में आइडेंटिफाई कर लिया, ये थ्रू आउट चेंज होता रहता है। बहुत से लोग आपके प्रोजेक्ट से नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं और जुड़ते रहते हैं। इसका मकसद क्या होता है, आप कम्युनिकेशन और इंगेजमेंट को मैनेज कर सकें। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें डिटेल हम एक चैप्टर्स बना चुके हैं ऑलरेडी वीडियोस, तो इसको बस मैं टच कर रहा हूँ। तो ये स्टेक होल्डर रजिस्टर हो गया। अब अगला काम क्या होता है, इंगेजमेंट के लिए एक इंगेजमेंट असेसमेंट मैट्रिक्स होता है स्टेक होल्डर का। ये क्या होता है, इसमें आप दो चीजें चेक करते हैं कि स्टेक होल्डर का आपका करंट कौन सी अरेंजमेंट है और हम कौन सी डिजायर्ड है उसे। एक रॉबर्ट जो स्टेक होल्डर्स है, आप देख सकते हैं नीचे चार्ट में, जो उसकी जो करंट है वो न्यूट्रल है, मगर हम चाहते हैं वो सपोर्टिव हो जाए। ये 5 कैटेगरीज भी ऑलरेडी हम प्रोसेस डोमेन के आई थिंक 4 या 5 टास्क में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपने ये जाने देखना है कि कैसे आप एंगेजमेंट उनके चेक करते हैं। जिस तरह जो थर्ड सेकंड स्टेक होल्डर है, ये करंट इसकी जो एंगेजमेंट है अनअवेयर है, मगर हम चाहते हैं न्यूट्रल हो जाए। ठीक है जी। तो ये आप क्यों करता है, आप स्ट्रेटजी बनाने के लिए इफेक्टिव स्टेक होल्डर एंगेजमेंट के लिए ये आपको हेल्प देता है एंगेजमेंट मैट्रिक्स। ओके, आगे चलते हैं। आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उनको एंगेज कर लिया, अब स्टेक होल्डर की हम मैपिंग क्या क्या करते हैं।
मैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम डिटेल से देख चुके हैं। जो आपका पावर इंटरेस्ट रेट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो तीन क्वेश्चन तो आपको लाजमी यहाँ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आएंगे, तो इसको डिटेल से दोबारा समझते हैं। स्टेक होल्डर को मैपिंग की जो फर्स्ट टेक्निक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो है पावर इंटरेस्ट ग्रिड। एक ग्रिड है जिसको हमने दो कैटेगरीज में पावर इन्फ्लुएंस में हमने बांट लिया। एक तरफ पावर आप देखेंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे इंटरेस्ट है। ठीक है, इसके हमने चार कैटेगरीज में को डिवाइड किया है। हम इसको स्टार्ट करते हैं, आज ऑपोजिट स्टार्ट करते हैं। हाई पावर, मतलब कि मैनेज क्लोजली से, हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट, चार कैटेगरीज हैं। देखें, जिसकी हाई पावर है और हाई इंटरेस्ट है उसे हम करेंगे मैनेज क्लोजली। तो लेट्स इसकी एग्जांपल मैं फिर एक आपको देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आप एक टैलेंट शो कोई ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी स्कूल में, ठीक है। तो अब आपने स्टेक होल्डर्स को उसमें एग्जांपल्स में चारों कैटेगरीज में बांटना है। आप देखते हैं जो मैनेज क्लोजली होगा वो कौन होगा, वो उसका प्रिंसिपल होगा। क्यों? प्रिंसिपल की जो पावर है वो भी हाई है, बहुत हाई है, क्योंकि उसके बगैर आप वो शो ही नहीं ऑर्गेनाइज कर सकेंगे स्कूल में। और जो इंटरेस्ट है वो भी हाई है। वो कैसे हाई है कि वो उसको बड़ा है कि अगर सक्सेस होगा तो वो अपना नाम भी लगेगा और उसको अपने डिफरेंट स्कूल्स के साथ कंपैरिजन करेगा, और उसका अपने पेज पे मैगजीन पे उसको शो भी करेगा कि देखें मेरे स्कूल में ये काम हो रहा है। तो जो प्रिंसिपल है उसको आप मैनेज क्लोजली कैटेगरी में डालेंगे, दैट इज हाई पावर, जिसकी पावर भी हाई है और जिसके इंटरेस्ट भी हाई है। अच्छा, कीप सेटिस्फाई कौन होगा? जिसकी पावर तो हाई है मगर उसके इंटरेस्ट लो है। अच्छा, ये कौन है? इस एग्जांपल से हम बनाते हैं ये स्कूल वाली जहाँ पे टैलेंट शो रहा है। इसके जो मेंटेनेंस स्टाफ है उनकी पावर तो बहुत हाई है, कहता कि जो मेंटेनेंस या जो ऑपरेशन स्टाफ है, जो जो स्टेज लगाएगा, जो सारा ऑर्गेनाइज करेगा, उनकी पावर तो बहुत बहुत हाई है कि वो ऊपर नीचे कर देंगे तो सारा शो खराब हो सकता है। मगर उनके इंटरेस्ट लो है क्योंकि प्रिंसिपल ने टास्क असाइन किया है, उनको करना ही करना है। मगर उनको अपनी सही ड्यूटी से जो अंजाम देंगे तो उनकी पावर बहुत हाई है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो आपका ये जो शो का जो सारी ऑपरेशन है वो खराब हो सकते हैं। तो वो हमने इनको डाला कीप सेटिस्फाई कैटेगरी में। अब देखें, अब आते हैं वापस आते हैं कीप इन्फॉर्म कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसके इंटरेस्ट तो हाई होते हैं। आप किसको डालेंगे यहाँ पे, किसको मैप करेंगे? जिसकी पावर लो है। अच्छा, ये वो है जो एक ऐसा स्टूडेंट है जो वो टैलेंट शो में पार्ट ले रहा है, उसका इंटरेस्ट तो बहुत हाई होगा कि मैं कितन मेरा कितनी फैन फॉलोइंग होगी और मैं कितना आगे जाऊंगा। मगर उसकी जो पावर है वो काफी लो है, उसकी पावर काफी, ताकि वो इम्पैक्ट नहीं कर सकता कुछ उस पे। मगर उसकी जो है, आप देखेंगे जो हिस्सा ले रहा है उसके जो इंटरेस्ट है वो बहुत हाई है। इसी तरह जो फोर्थ कैटेगरी आएगी, फोर्थ कैटेगरी आती है दैट इज मॉनिटर मिनिमम एफर्ट। अच्छा, एक और बच्चा जो टैलेंट शो में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, स्कूल का है, वो स्टेक होल्डर तो है, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हो रहा है, उसकी क्लासेस नहीं होंगी। तो ना वो टैलेंट शो में हिस्सा ले रहा है, ना तो उसकी इंटरेस्ट है और ना उसकी पावर है, तो उसको हम इस कैटेगरी में डालेंगे, हम मॉनिटर और मिनिमम एफर्ट। ठीक है, ये मैंने एक दफ़ा फिर एग्जांपल आपको दे दिया है। मैं आपसे स्टेक होल्डर वाले चैप्टर में मैंने कोई और एग्जांपल दी थी, मैंने डिफरेंट एग्जांपल थे, लोगों ने कहा था सर इसको एक दफ़ा और एक्सप्लेन करें, तो मैंने डिफरेंट एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अदर्स भी कुछ मॉडल हैं वो भी हम देखते हैं, मगर ये आपको याद रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, स्टेक होल्डर क्यूब भी होता है। इसमें जिस तरह हम पावर इंटरेस्ट से मेजर कर रहे थे, इसमें कैटेगरीज तीन आ जाती हैं। ये यूज नहीं होता मगर आपको याद रखने के लिए जरूरी है। थर्ड डिमेंशन में एट पावर इंटरेस्ट के साथ आप एटीट्यूड भी ऐड कर लेते हैं, तो ये तीन कैटेगरीज में आता है। ये भी मैपिंग टेक्निक है, मतलब कि आप स्टेक होल्डर को मैप कर रहे होते हैं, अगर उनके साथ एटीट्यूड भी मेजर करने लग जाए और फिर हम मैप करें तो दैट इज स्टेक होल्डर क्यूब। सेलियंस मॉडल है, ये भी आप देख लेंगे क्या होता है। सेलियंस मॉडल में भी तीन चीजें होती हैं, पावर, अर्जेंसी और इन्वॉल्वमेंट, लेजिटिमेसी। अगर आप सेलियंस मॉडल से आप मैपिंग कर रहे हो, सेलियंस मॉडल से अगर आपको कोई आपने मैपिंग करनी है पावर, अर्जेंसी और लेजिटिमेसी से, तो फिर सेलियंस मॉडल होता है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है? आपको पता है जो अपवर्ड आपकी क्या होती है, अपवर्ड क्या होती है डायरेक्शन ऑफ इन्फ्लुएंस में? अपवर्ड आपकी होती है आपकी हायर सीनियर मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट। मतलब कि आप क्लासिफाई करेंगे स्टेक होल्डर बेस्ड ऑन, जो अपवर्ड होते हैं आपकी सीनियर मैनेजमेंट होती है, डाउनवर्ड आपकी टीम होती है, जो आपका आउटवर्ड वो होता है, आउटवर्ड कौन होते हैं? आपके जो प्रोजेक्ट टीम और एंड यूजर्स। और जो साइडवर्ड्स हैं वो क्या होंगे? आपके पीयर्स। ठीक है। प्रायोरिटाइजेशन ये मेथड है कि आप क्या करते हैं जी, जब हाईली कम्प्लेक्स है ये मेथड, स्टेक होल्डर को तब यूज करते हैं जब रिलेशनशिप बिटवीन टीम और स्टेक होल्डर इज वेरी कम्प्लेक्स, तो देन हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, मैपिंग करते हुए उसकी प्रायोरिटाइजेशन करते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइन है, मगर हमने डिफरेंट चैप्टर्स में ऑलरेडी डिफाइन है, मगर इसको भी यहाँ पे हमने दोबारा टच किया है। आगे चलते हैं, टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। अब आपने क्या करना है, टीम परफॉर्मेंस असेसमेंट करने लगे हैं,
आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपने टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, इम्प्रूव स्किल सेट, उनका जो स्किल सेट है वो इम्प्रूव करना है। बिल्ड ट्रस्ट एंड बेटर इंटरेक्शंस, आपने उसमें अपनी टीम के साथ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे और बेटर इंटरेक्शंस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब की कैसे करेंगे, इसके टूल्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट की वर्ड्स हैं। पहला टूल है दैट इज एटीट्यूडल सर्वे। ये क्या होते हैं जी, ये भी कीवर्ड है। ये सर्वे है जो आपको लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस और एटीट्यूड मेजर करने में आपको हेल्प करता है। हेल्प टू मेजर फीलिंग्स, इमोशन और एटीट्यूडल। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज क्या होते हैं, ये वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल, वन टू वन जिसमें हम बात करते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। स्पेसिफिक असेसमेंट्स क्या होती हैं जी, स्पेसिफिक असेसमेंट वो होती हैं आप अगर टीम मेंबर्स को कुछ स्पेसिफिक असेसमेंट्स देते हैं, उसके थ्रू आप उनको परफॉर्मेंस मेजर करते हैं। अबिलिटी टेस्ट, ये लाइक समथिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, समथिंग लाइक एप्टीट्यूडनल टेस्ट होते हैं ये। अच्छा, फोकस ग्रुप क्या होते हैं। फोकस ग्रुप क्या होता है, अब मॉडरेटर होता है, एक मॉडरेटर होता है जो लीड करता है, इंटरेक्टिव सेशंस बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड द टीम मेंबर्स, ताकि उनकी मतलब कि फोकस ग्रुप भी एक आपका परफॉर्मेंस असेसमेंट का एक टूल है। ये पांचों परफॉर्मेंस असेसमेंट के टूल हैं। फोकस ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, यू मस्ट रिमेंबर। ये बार बार बीएम बॉक्स 6 में, गाइड में और 7 में वर्ड यूज हुआ है फोकस ग्रुप। तो क्या होता है, अब मॉडरेटर, एक मॉडरेटर सेशन को लीड करता है, इंटरेक्टिव सेशन होता है, तो डिस्कस करता है कि क्या स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस है और टीम की एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस असेसमेंट इससे भी मेजर की जाती है। दैट्स फाइन। अब आपने टीम की परफॉर्मेंस कर ली, अब आप देखेंगे टीम बिल्ड के लिए आपको एक और चीज़ चाहिए, आपको स्किल्स कौन सी चाहिए। टीम को बिल्ड करने के लिए आपको स्किल्स, आप एज अ टीम आपको कौन कौन सी स्किल चाहिए, आनी चाहिए। तो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए। प्रोजेक्ट में ना कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है फ्रॉम स्टार्ट और राइज, तो आपको एक इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए आपको चाहिए कि आप जो कॉन्फ्लिक्ट को है ना, आपको रिजॉल्व, टाइमली रिजॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है जी। ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्किल है। कल्चर अवेयरनेस, आपकी टीम में डिफरेंस कल्चर के इंडिविजुअल, हर तरह के लोग हो सकते हैं, तो आपको उनको हैंडल करना आना चाहिए। डिफरेंट कल्चर लोगों को हैंडल करना चाहिए चाहिए और आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हो सकता है डिफरेंट रिलीजन के लोग हों, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, डिफरेंट जुबान के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग, तो उनको कल्चरली आपने हैंडल करना है। ये ना हो टीम में कन्फ्लिक्ट राइज हो जाए कल्चर की वजह से। आपको उनका कल्चर अवेयर होना चाहिए एज अ पीएम, ये भी आपको स्किल होनी चाहिए। लीडरशिप, आपको पता है एज अ पीएम आपको ट्राई टू एवेल्यूएट, आपको स्किल आनी चाहिए कि आपने लोगों को किस तरह लीड करना है, मोटिवेट करना है, ताकि आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव को क्लियरली क्लियरली इन्हांस कर सकें। एक मिनट एज अ पीएम आपको स्किल जो चाहिए, मतलब कि बिल्ड अ टीम करने के लिए, मीटिंग मैनेजमेंट आनी चाहिए। आपको ये हुनर आना चाहिए कि आपने मीटिंग को टाइम बॉक्स किस तरह करना है और मीटिंग को टाइमली कैसे एंड करना है, तो ये मीटिंग मैनेजमेंट की ठीक है। और टीम जो मीटिंग हो वो इफेक्टिव हो, ये ना हो टाइम वेस्टिंग हो। अगर आप डेली स्टैंड अप कर रहे हैं या कोई रेट्रोस्पेक्टिव या कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, तो दैट शुड बी टाइम बॉक्स्ड। निगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए। निगोशिएशन क्या है, ट्राई टू मेक, आपके टीम में स्टेक होल्डर्स में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो ट्राई टू निगोशिएट विद अ विन विन सिनेरियो। मतलब कि निगोशिएशन मोस्टली आपके एग्रीमेंट्स पे होती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स पे होती हैं, तो ट्राई टू मेक अ विन विन सिनेरियो। अगर विन विन नहीं है तो फिर हमने बाकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के चैप्टर में डिटेल्स, बाकी तकनीक देखी हैं, आप उस पर भी जा सकते हैं, मगर ट्राई टू मेक अ विन विन सिचुएशन। ओके, आगे देखेंगे जी, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग आप ऐसे करते हैं एज अ पीएम। डिसीजन मेकिंग के भी आपके पास तीन कैटेगरीज हैं टीम के, जो आपने डिसीजन मेकिंग करनी है। एक है वोटिंग, वोटिंग की तीन कैटेगरीज हैं। पहले वो देखते हैं यूनानिमिटी। पहली मैं थोड़ा सा इसको गलत प्रोनाउंस करता हूँ, यूनानिमिटी। इस टेक्निक में क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आप 10 लोग हैं, आप डिसीजन करवा रहे हैं, एवरीबॉडी हैज एग्री टू डिसीजन, 10 के 10 लोग, आपने जो पॉइंट रखा है कि ये आइदर ए बी और सी, और 10 के 10 लोग ए पे एग्री कर जाएं, तो ये यूनानिमिटी है, ठीक है जी, सारे लोग एक बात पे डिसीजन पे एग्री कर गए हैं। सेकंड है मेजोरिटी। हम 10 लोगों की एग्जांपल लेते हैं, मतलब कि आप टीम में डिसीजन करवा रहे हैं, छह बंदों ने, मतलब ए बी सी कैटेगरी है, छह लोगों ने एक एक चीज को वोट दे दिया है, तो दैट इज मेजोरिटी। 50% से अगर ऊपर ग्रुप हो गया, टोटल पॉपुलेशन का 50% से अगर ऊपर वोट हो गए, तो वो मेजोरिटी की टेक्निक है। तो मेजोरिटी हो गया और वो आपने एग्री हो गया, उस बात में हम एग्री हो गए। अच्छा, पोलैरिटी क्या है जी। अब 10 लोगों की टीम है, पोलैरिटी क्या है जी, किसी को 50% के ऊपर वोट नहीं मिले ना, वो आपका सब लोगों ने एक को वोट दिए हैं, आपको वोट मिल गए हैं तीन तीन चार, या दो 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 और तीन, टोटल आपका ऐसे 10 हो गया। तो कैसे आप पोलैरिटी पे आप डिसीजन करेंगे, जिस देखें, अगर हमने देखा तीन तीन चार की एग्जांपल दिया है, तो जो चार है उसको ज्यादा वोट मिले हैं तो वो जीत जाएगा, वो आपका डिसीजन मेकिंग हो जाएगा टीम का, वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, वो उस पे, उस चीज पे डिसीजन मेक हो जाएगा आपका।
ठीक है जी। अच्छा, ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग क्या होती है? एक बंदा है, वन पर्सन है जो सबके बिहाफ पे ग्रुप कर रहा है। एक बंदा होकर कहता है, पीएम या डिप्टी पीएम, वो कहता है कि ये डिसीजन है, मैं सबको बता रहा हूँ, इन्फॉर्म कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग है, ये सब पे इंप्लीमेंट होगा। मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग क्या होता है? मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग आर evaluated एंड रैंक सिस्टमेटिकली टू रीच अ डिसीजन। मतलब कि आप बार बार इसमें लूप्स चलाते हैं, कुछ लोगों को पहले में आउट किया, दूसरे में आउट किया, मतलब कि बार बार ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करवाते हैं, और डिफरेंट लोग होते हैं जो उसको अवेल्यूएट करके एक जगह पे जाके आप डिसीजन कर रहे हो। ठीक है जी। अ, अब 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 आगे चलेंगे, स्किल्स फॉर टीम बिल्डिंग। जो पहली जो स्किल है वो है फैसिलिटेशन। फैसिलिटेशन आपने भी ये देखा है, आगे कंटिन्यू करेंगे। फैसिलिटेशन क्या होता है? ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, फैसिलिटेशन। इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अब मोस्ट स्ट्रक्चर वर्कशॉप, मतलब कि ये बड़ी स्ट्रक्चर वर्कशॉप होती है जहाँ पे क्रॉस फंक्शनल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो साथ बैठते हैं टू प्रोवाइड द जिनको टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर वर्कशॉप है, डिफरेंट जो क्रॉस फंक्शनल स्टेक होल्डर्स आपस में बैठते हैं और उनको रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं। एग्जांपल्स इनकी क्या है जी? जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनके लिए है जेएडी। जेएडी क्या है जी? जॉइंट एप्लीकेशन डिजाइन। ये फैसिलिटेशन जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में की जाती है, कीवर्ड है जैड, इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मोस्टली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होती हैं। और क्यूएफडी क्या है? ये मोस्टली यूज होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इसको कहते हैं वॉइस ऑफ द कस्टमर, इसको आल्सो वॉइस ऑफ द कस्टमर कहते हैं, जहाँ पे प्रायोरिटाइजेशन एंड सॉर्टिंग भी की जाती है। ठीक है जी। यूजर स्टोरीज क्या होती हैं आपको पता है? जॉइंट का भी पता लगा आपको, जैड का भी पता लग गया, क्यूएफडी का पता लग गया। यूजर स्टोरीज क्या होती हैं? क्या कहता है? इट डिफाइन द स्टेक होल्डर रोल, जो स्टेक होल्डर का रोल बताती हैं। एडवांटेज ऑफ द फीचर, इस फीचर से हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, एंड हु टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फीचर, और कौन इस फीचर से एडवांटेज लेगा। आगे चलते हैं। अब आपको टीम बिल्डिंग स्किल में नेटवर्किंग और ऑब्जर्वेशन भी बड़ी ज़रूरी है। आप लोगों की नेटवर्किंग से टीम स्किल्स बिल्ड करते हैं, टीम अपनी बिल्ड करते हैं, देखते हैं नेटवर्किंग आपकी बहुत ज़रूरी है। आपके जो सिमिलर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें क्या चल रहा है, लोगों के साथ कनेक्ट बड़ा ज़रूरी है। मतलब कि आप ग्रो करते हैं और अपना जो कल्चर, मतलब कि इफेक्टिव मैनर में अपने जो कंटेंट्स हैं उसको भी ग्रो करते हैं और इंक्रीज करते हैं। अच्छा, फिर जॉब शेडिंग। जॉब शेडिंग क्या होती है? जब आप किसी की ट्रेनिंग करते हैं, ये लोगों के साथ जॉब शेडिंग करते हैं, तब भी आपकी वो भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को आपको टीम में ऑन ऑन जॉब ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और जो आपकी जो है आपको वो करनी पड़ती है, जॉब शेडिंग के दौरान भी उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिर सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडरशिप क्या होती है? सबसे पहले होता है कि पीपल फर्स्ट। आप अपने लोगों के साथ ना पीपल फर्स्ट होना चाहिए। पीपल की जो नीड है, पीपल आपके लिए, टीम आपके लिए काम करेगी, आपको स्किल आनी चाहिए, मगर आप अगर उनकी प्रायोरिटीज को देखेंगे, आप कहते हैं हम आपके लिए हैं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा आउटसाइड वर्ल्ड में, और डिफरेंट लोग हेल्प करूंगा, तो आई विल बी अ सर्वेंट लीडर फॉर यू। टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग टीम। आपको जो भी मेंबर आपके प्रोवाइड हो, आप उनसे स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करें और उन्हें रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करें, रिक्वायर्ड सपोर्ट प्रोवाइड करें, ताकि आपकी जो टीम है वो एक स्ट्रॉन्ग बिल्ड हो। ठीक है जी, ये भी क्लियर है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी आपके टीम डेवलपमेंट के? आप जो सारी टीम कर रहे हैं, आपकी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हो। ये सारे जो स्टेप्स हमने पीछे देखे हैं, बेशुमार स्टेप्स हैं, अगर इसका रिकॉल करें, टीम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, आप अपनी कम्युनिकेशन करें, और टाइमली कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें, और इंश्योर करें कि आपके सारे स्टेक होल्डर्स टाइमली क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग हो रही है। जो भी आपके प्रोजेक्ट में काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग, जॉब पे ट्रेनिंग हो रही है, आप उसे रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हर एक स्किल का सेट भी इंप्रूव हो रहा है। और मतलब कि आप कहीं पेयर प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, कहीं जॉब शेडिंग कर रहे हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके कहीं ना कहीं आपने इंश्योर करना है कि हर बंदा प्रोजेक्ट के बारे में कोई कि मैंने लर्न कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। टीम्स आपकी वर्चुअल भी हो सकती हैं, टीम आपकी नॉन वर्चुअल भी हो सकती हैं। वर्चुअल टीम के अपने एडवांटेज होते हैं, आपके पैसे बच जाते हैं, 24/7 सपोर्ट रहती है। डिसएडवांटेज होता है कि सिक्योरिटी एंड कंप्लाइंस इशू रहते हैं। तो इट डजेंट मैटर, डिस्ट्रीब्यूटेड टीम्स भी ठीक होती हैं, को लोकेटेड टीम्स भी होती हैं। आपने अपने प्रोजेक्ट का बजट दे के उसको डिफाइन करना है कि कौन सी टीम बेहतर है। आप वर्चुअल टीम से भी जा सकते हैं अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए फायदेमंद हो, अगर बिजनेस वैल्यू आप ऐड कर रहे हो, डजेंट मैटर। अच्छा, जो लास्ट आई थिंक टॉपिक है वो है रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। अब ये भी क्योंकि डेफिनेशन का पार्ट था, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान आप कैसे करते हैं जी? ये डॉक्यूमेंट है जो बताता है हाउ द प्रोजेक्ट रिसोर्स विल बी कैटेगराइज, जो प्रोजेक्ट की रिसोर्स है किस तरह कैटेगराइज की जाएगी, एलोकेट किया जाएगा उन्हें, और मैनेज किया जाएगा, और एंड में रिलीज किस तरह किया जाएगा। ठीक है जी। हर जो आपका रिसोर्स है उसका एक रोल होना चाहिए, डिफाइंड रोल, उसकी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, बेशक वो ड्राइवर से लेके पीएम तक,
आपका जो भी बंदा है जो प्रोजेक्ट पे रिसोर्स है उसका एक पावर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उसको ड्यूटीज असाइन की गई हैं जिसका वो जवाब दे होगा, और उनका आपको पता होना चाहिए कि इस बंदे का क्या स्किल सेट है और मैंने इसको क्या इंप्रूव करवाना है। ठीक है जी। रिसोर्स मैनेजमेंट में फिर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो आपके देते हैं WBS और OBS, इनको भी डिटेल जाके हमने देखना है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, मैनेज एंड ट्रेनिंग रिसोर्स, आपने रिसोर्स को मैनेज भी करना है और साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी करवानी है। अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो हमने आगे जाके पढ़ने हैं, दैट इज रैम और रेसी चार्ट। रैम होता है जी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी असेसमेंट मैट्रिक्स, और रेसी होता है, और रेसी चार्ट भी होता है, इसको हमने आगे जाके डिटेल में पढ़ना है, अभी इसको टच नहीं करेंगे, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्ट और इन्फॉर्म होता है ये जी, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है, कौन कंसल्ट है, कौन सा इन्फॉर्म है। अच्छा, जो चैप्टर को हम समराइज करते हैं, जो डेफिनेशन में था, कॉन्टिन्यूसली असेल एंड रिफ्रेश टीम स्किल्स, ये लूप में चलता है। सबसे पहले आप देखेंगे जी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट नीड, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो आपकी प्रोजेक्ट की बेसिक नीड क्या है। ठीक है। फिर आपने देखना है कौन सी स्किल्स हैं जो, मतलब कि आइडेंटिफाई आपने करना है स्किल गैप, कि स्किल गैप किधर आ रहा है। जब अंडरस्टैंड आ गई तो आपको पता है प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाने के लिए मेरा स्किल गैप क्या है, आपने वो देखना है। फिर उस गैप को क्लोज करना है विद अप्रोप्रिएट टेक्निक, जो हमने ऊपर सारी टेक्निक्स पढ़ी हैं उनको अप्लाई करना है, और आपने उस स्किल गैप को इंप्रूव करना है। ये फीडबैक लूप है, ये मतलब कि लूप में चलेगा दोबारा। फिर आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट की नीड्स जो है बार बार चेंज होती रहती हैं। प्रोजेक्ट स्टार्ट में आपने किया 10% पे, 20%, 20, बार बार आपने इसको कंटिन्यू करते रहना है कि अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट नीड ये है, अब ये स्किल गैप ये है, और एंड में अब इसको क्लोज स्किल गैप करना है मैंने कहीं ना कहीं ऐसे करके। और एंड में जब आप देखेंगे सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको नॉलेज ट्रांसफर भी करवाना है। एक बात हो जाएगी जो डेफिनेशन का पार्ट था कि आपको नॉलेज ट्रांसफर भी स्टार्ट से एंड तक रिसोर्सेज के दरमियान करवाते रहना है, और एंड में तो बहुत लाजमी होता है ये KT करवाना, दैट इज नॉलेज ट्रांसफर। अच्छा, ये क्या होता है जी, आपको बताएंगे नॉलेज, हाँ नॉलेज। अच्छा, इसके भी नॉलेज मेंटेन टीम एंड ट्रांसफर नॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट क्या है? नॉलेज मैनेजमेंट होता है, ये ऐसा टूल है जो विच कनेक्ट पीपल टू क्रिएट न्यू नॉलेज, जो लोगों को आप आपस में मिलाते हैं ताकि न्यू नॉलेज बनाया जाए। इसकी एग्जांपल है फॉर नेटवर्किंग होता है, और क्या कह सकते हैं आप, फॉर्म्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वर्क शेडिंग होता है, और नॉलेज शेयरिंग होती है, नॉलेज शेयरिंग इवेंट्स होते हैं। ये सबसे आप नॉलेज मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, ये कीवर्ड है आपने याद रखना है नॉलेज ट्रांसफर में। और उसके बाद जो सेकंड है वो है आपका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये ऐसा टूल है विच कनेक्ट पीपल टू इंफॉर्मेशन, जो लोगों को इंफॉर्मेशन से जोड़ता है। ये आपने फर्क देखना है, नॉलेज जो मैनेजमेंट था विच कनेक्ट पीपल टू क्रिएट न्यू नॉलेज, और जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है विच कनेक्ट पीपल टू इंफॉर्मेशन, जो लोगों को इंफॉर्मेशन से जोड़ेगा। अच्छा, इसमें आ जाते हैं आपका PMIS आ जाते हैं, फिर आपके पास और होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग आ जाती है, अपडेटिंग द लेसन लर्न, रजिस्टर ETC। सो दैट्स इट। आप देखेंगे इसमें हमने बहुत डिटेल कवर किया है। अगर आपको स्लाइड्स चाहिए तो DM मी, क्वेश्चंस चाहिए तो DM मी। सो इसमें मैंने बहुत स्पीडीली बताए हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं किया, मगर मैंने आपको सारे कीवर्ड्स बता दिए हैं क्योंकि ये चैप्टर की ये डिमांड थी। आप डेफिनेशन दोबारा देखें तो हमने इसको एंड भी करना था, स्किल्स देखना था, रिड्यूस रिसोर्स मैनेजमेंट देखनी थी, कंटिन्यू रिफ्रेश एंड रिफ्रेश स्किल टू टीम द प्रोजेक्ट्स नीड। तो वी ट्राई टू कवर ऑल। सो गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग। Thank you very much for watching.